गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता आज के क्लास में राज्य के कार्यात्मक सिद्धांत में समाजवाद की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने राज्य के कार्यात्मक सिद्धांत में उदारवाद की चर्चा किया था। इस बार जो है हम लोग समाजवाद की चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि राज्य के कार्यात्मक जो चारों सिद्धांत है उसको 3 आधारों पे हम लोग पढ़ेंगे। पहला, विचारधारा या उसके समर्थक कौन है, राज्य के कार्य क्या है और इसकी आलोचना। समाजवाद जो शब्द है वास्तव में 19वीं शताब्दी में यह प्रचलन में आया और समाजवाद शब्द की जो उत्पत्ति हुई, समाजवाद शब्द को जिसने जन्म दिया उसका नाम है रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद शब्द को जन्म दिया। वास्तव में जो समाजवाद है यह राज्य के कार्यात्मक सिद्धांत का जो उदारवादी सिद्धांत है उसी के विरुद्ध में, उसी की प्रतिक्रिया में समाजवाद आया। क्योंकि इसके विरुद्ध आया तो निश्चित तौर से इसके कॉन्सेप्ट के उल्टा कॉन्सेप्ट इसका होगा, समाजवाद का होगा। उदारवाद जहां राज्य के कार्य में बिल्कुल कम कार्यों को समर्थन करता था कि राज्य बहुत ही कम कार्य करे, व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा आजादी दे ताकि व्यक्ति का विकास निश्चित हो सके। वही समाजवाद उदारवाद के जस्ट विरुद्ध बात यह कहता है कि राज्य को अधिक से अधिक कार्य सौंपा जाए, ठीक है, तभी समाज का विकास होगा और व्यक्ति का विकास होगा। तो ये दोनों की विपरीत विचारधारा। समाजवाद का जो मूल तत्व है, समाजवाद का वास्तविक उद्देश्य है वह है समानता और उदारवाद का जो वास्तविक उद्देश्य है वह है स्वतंत्रता। अब जो है समाजवाद के संदर्भ में CEM जोड़ ने एक कोटेशन दिया है जिस कोटेशन को बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता है। उसने कहा समाजवाद एक ऐसे टोपी के समान है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करने का कार्य करता है। समाजवाद एक टोपी के समान है जिसको हर कोई पहनता है, इसलिए इसकी वास्तविक स्वरूप क्या है, समाप्त हो गया। इसके कहने का मतलब यह है कि समाजवाद का जो मूल तत्व है वह व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समानता, और यह समानता स्थापित करने के लिए समाजवाद की जो मूल धारणा थी वह थी कि संपत्ति के वितरण पे या संपत्ति के उत्पादन के साधन पे समाज या राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब उत्पादन के साधन पे समाज का या राज्य का नियंत्रण होगा तो वह संपत्ति उस राज्य में रहने वाले, उस समाज में रहने वाले सारे लोगों को समान रूप से मिलेगी। यह समाजवादी जो अवधारणा है यह इसलिए आया, उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता की मांग करके व्यक्तियों के बीच में एक इतना बड़ा भेद पैदा कर दिया जिसको, उस भेद को, उस असमानता को दूर करना अपरिहार्य था, जरूरी था। कैसे? उदारवादियों ने कहा कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं व्यक्ति को स्वतः छोड़ देना चाहिए, राज्य को उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस धारणा पर चलने वाला राज्य ने एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न कर दिया जो आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होकर एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग जो है बहुत आगे निकल गया, कुछ वर्ग उसमें बहुत पीछे छूट गए। ऐसी स्थिति में यह जरूरी था जो पीछे हुए छूटे हुए लोग थे उनको आगे लाया जाए, और आगे लाने की क्या साधन था? तो वह था राज्य। जब तक राज्य इस व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक पीछे का व्यक्ति आगे नहीं आ सकता है, क्योंकि राज्य क्या है, एक सर्वोच्च सत्ताधारी संस्था है, उसके पास बल प्रयोग करने की क्षमता है। इस आधार पे राज्य जो है समाज में व्याप्त असमानता को दूर करके समानता लाने का प्रयास करेगा। यह इसकी मूल धारणा थी। इसी मूल धारणा पे समाजवाद का विकास हुआ, और यह जो धारणा है इस धारणा में को लाने में सबसे पहले लास्की ने अपना योगदान दिया। लास्की के बाद टॉमस मूर की पुस्तक यूटोपिया, वेकन का न्यू एटलांटिस, कैंपनेला का सिटी ऑफ द सन, ये ऐसे टॉमस मूर, बेकन और कैंपनेला ये ऐसे
यूटोपिया समाजवादी थे, काल्पनिक समाजवादी थे, जिन्होंने एक समाजवादी समाज की गठन करने की कल्पना किया। थॉमस मूर को की जो काल्पनिक समाज था उसको यूटोपिया कहा गया। बेकन का जो काल्पनिक समाज था उसको न्यू एटलांटिस कहा गया। और कैंपानेला का जो समाजवादी समाज काल्पनिक था उसको सिटी ऑफ द सन कहा गया। ये पूछता है यूटोपिया किसका है तो थॉमस मूर का, न्यू एटलांटिस किसका है तो बेकन का, सिटी ऑफ द सन किसका है तो कैंपानेला का। ये हमको तथ्यात्मक के रूप में इसको जानकारी रखनी है। इसके अलावा सेंट साइमो, फोरियर, मार्क्स, एंजिल्स, वर्नस्टीन इत्यादि और बहुत सारे विचारक थे जो समाजवादी विचारधारा को अपने तर्क और विचारों के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस विचारधारा के समर्थक के बाद हम लोग इसकी मूल बातों पे आते हैं। इसकी मूल बातें क्या है? सबसे पहले इसके जो समर्थक लोग थे उन्होंने ये कहा कि समानता स्थापित करने के लिए स्वतंत्र प्रतियोगिता को समाप्त करना होगा। उदारवादी अवधारणा ने क्या कहा कि व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण आवश्यक है, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए ताकि गुणवत्ता उनको मिले। लेकिन समाजवादी अवधारणा की यह मानना था कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए सबसे पहले जो स्वतंत्रता का वातावरण है, स्वतंत्रता का जो मूल बातें हैं उसको छोड़ना होगा, तभी जाके हम समानता समाज में स्थापित कर सकते हैं। ये समाजवाद की पहली और मूल सिद्धांत है। दूसरा, राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य करें। समाज में असमानता व्याप्त था, उस असमान समाज को समानता में लाने के लिए आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी हो गया था। जब तक राज्य खुद आर्थिक क्रियाकलाप को नहीं करेगा तब तक वो मानवीय समाज में हस्तक्षेप करने का अधिकारी भी नहीं होगा और हस्तक्षेप करके ही उन्हें समान स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, ऐसा मानना था, समाजवादी अवधारणा था। राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में भी क्या करेगा? राज्य अब आर्थिक क्षेत्र में जो उदारवाद कहता था कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य को कोई कार्य नहीं करना है, व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी के साथ साथ क्या एक आर्थिक प्राणी है। एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि मनुष्य जो है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी आर्थिक गतिविधियों को जानने का मूल तत्व उसमें नहीं था। मनुष्य स्वभाव से आर्थिक प्राणी, वो आर्थिक गतिविधियों को करना जानता है, इसलिए राज्य को जब भी आर्थिक गतिविधियां हो उसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं थे। ये उदारवादी अवधारणा थी। लेकिन समाजवादी का मानना है कि नहीं, यह जो असमानता है आर्थिक गतिविधियों में राज्य को न करने के कारण ही है और इस असमानता को दूर करने के लिए आवश्यक है कि राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कोई ना कोई काम करता है। चौथा है उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण हो। जहां से संपत्ति सृजित होती है उन साधनों पे व्यक्तिगत नियंत्रण नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकार नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होना चाहिए। जब उत्पादन के साधनों पे संपूर्ण समाज का नियंत्रण होगा तो समानता अपने आप स्थापित हो जाएगी। सारे लोगों के पास कोई ना कोई उत्पादन के साधन होंगे और उन साधनों से वो अपना क्या करेंगे? विकास करेंगे और समाज में जो व्याप्त असमानता है उसको दूर किया जा सकता है। चौथा है कि राज्य का कार्य क्षेत्र व्यापक होना चाहिए। समाजवादी अवधारणा मानता है कि राज्य का कार्य क्या होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए। राज्य का कार्य आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सीमित करने तक और न्याय व्यवस्था को लागू करने तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका काम न्याय के साथ साथ सार्वजनिक को शिक्षा दे, व्यक्ति की स्वास्थ्य की ध्यान रखे, उत्पादन में वृद्धि भी करे और आर्थिक विषमता का अंत भी करे। ये तमाम तरह के जो कार्य हैं वह राज्य को करना होगा, तभी जो है समाज में समानता स्थापित हो पाएगी और समाज में जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, उसको अच्छी तरीके से हम क्या कर पाएंगे? समाधान कर पाएंगे। तो राज्य के व्यापक कार्य क्षेत्र में आंतरिक बाह्य सुरक्षा, न्याय के साथ साथ सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक विषमता का अंत करना, ये राज्य का कार्य होगा। ठीक है, देखिए इसी संदर्भ में हम जो थोड़ा सी भारतीय संविधान की भी चर्चा यहाँ कर देते हैं कि भारत का जो संविधान है उस जो बना उसमें समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था।
समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के 1976 के बाद से जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। उसके जोड़ने के पीछे मूल कार्य यही था, जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन देश के सामने सबसे बड़ी समस्या को जो पहचाना गया वह यह था कि वो गरीबी है। जब देश आज़ाद हुआ तो वो सबसे बड़ी समस्या देश के सामने थी कि देश एक गरीब देश है, और इसके समाधान के लिए देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तमाम तरह के जो भी विचारक थे वह कहते थे कि आर्थिक नीति के रूप में या हमें देश में एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो नीति जो है हमारे गरीबी की समस्याओं का समाधान कर सके। उस नीति का नाम उन्होंने बताया कि समाजवादी हो सकता है। समाजवादी नीतियों को पालन करके ही हम गरीबी जैसे बड़े समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यह सब चल रही थी, लेकिन समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में स्थापित नहीं किया गया, बल्कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह मान लिया गया कि अब समाजवाद को भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। तो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया कि भारत जो है समाजवादी नीतियों को क्या करेगा, पालन करेगा। समाजवाद का ये मतलब था, यह राज्य के संदर्भ में कार्य था। अब इसकी जो है आलोचना भी है। समाजवाद अपने आप में सर्वगुण संपन्न व्यवस्था और संकल्पना नहीं है, इसमें भी तमाम तरह की कमियां हैं, और उस कमियां को भी हम लोगों को क्या करना है, जानना है। समाजवाद समता की बात जरूर करता है, ठीक है, लेकिन उस समता को स्थापित करने में तमाम तरह की विकृतियां भी पैदा होती हैं, जिसको हम लोग को जानना है। इसमें सबसे पहली जो कमी होगी वह होगी उत्पादन क्षमता में कमी। निजी लाभ के लिए जो काम किया जाता है उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा श्रम और मेहनत डालते हैं, लेकिन जैसे वो काम सार्वजनिक हो जाता है तो लोग निजी कार्य की तुलना में उसमें उपेक्षित अपने आप को महसूस करते हैं और कोरम पूर्ति की तरह उसमें काम करते हैं। इस तरीके से उत्पादन क्षमता, यदि राज्य किसी उत्पादन को कार्य करता है तो उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जब उत्पादन में कमी आएगी तो आर्थिक गतिविधियां भी क्या होगी, ढीली पड़ जाएंगी। दूसरे, नौकरशाही का विकास। अब जो है राज्य जो है जब समाज में समानता स्थापित करेगा, आर्थिक गतिविधियों में खुद भाग लेगा, उत्पादन का कार्य स्वतः करेगा, इन सब कार्यों करने के लिए उसको एक क्या बनानी पड़ी, एक नौकरशाह का बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़े आकार का नौकरशाह बनाना पड़ेगा। यही नौकरशाह जो है इन सारी नीतियों को संचालित करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, और यह पता होना चाहिए कि जो नौकरशाही व्यवस्था होती है समाज को और राज्य को यह खोखला करने वाला होता है, ठीक है। इनका जो कानून होता है और इनका जो कानून होता है, जो इनकी नियम और व्यवस्था होती है, समाज पर थोपने वाली होती है। व्यक्ति जो है इनके नियम से क्षुब्ध हो जाता है, बहुत आक्रोश महसूस करता है और इससे हमेशा बचने का प्रयास करता है। इसलिए नौकरशाही का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, नौकरशाही के पास ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार आएंगे। इस तरीके से समाज में क्या होगा, समाज में एक प्रकार की फिर से विकृतियां उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा है, मनुष्य का नैतिक पतन हो जाएगा। बहुत सारे मनुष्य समाजवादी नीतियों के कारण बिना परिश्रम किए, बिना श्रम किए उन्हें खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। इस तरीके से जब वो खाने पीने की व्यवस्था में अपने श्रम को नहीं लगाएगा, अपनी बुद्धि को नहीं लगाएगा, तो बैठ कर क्या करेगा, तमाम तरह के विकृत और असामाजिक चीज़ों को सोचेगा, जिसके कारण उसका नैतिक पतन हो जाएगा। व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का, समाजवादी व्यवस्था में सबसे जो महत्वपूर्ण नुकसान है वह है व्यक्ति की स्वतंत्रता। जो व्यक्ति राज्य जैसी संस्था का निर्माता है और अपनी बुद्धि से अपना विकास करना जानता है, वहां समाजवादी व्यवस्था को थोप करके उसकी स्वतंत्रता को क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उसमें अंत हो जाएगा। सबसे लास्ट है समाजवादी व्यवस्था अपव्ययी है। समाजवादी व्यवस्था ज्यादा खर्चीला है। कैसे कि समाजवादी व्यवस्था अपने देश के सभी नागरिकों को भरण पोषण करने की पूर्ण जिम्मेदारी ले लेगा। उनके भरण पोषण में वह तमाम तरह की योजनाएं का संचालन करेगा। उन योजनाओं में काफ़ी पैसे खर्च होंगे। इस तरीके से काफ़ी ये अपव्ययी मतलब खर्चीली योजना है, खर्चीली व्यवस्था। इस तरीके से हम लोगों ने समाजवाद, राज्य के कार्यात्मक सिद्धांत में समाजवाद की अवधारणा को समाप्त कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आदर्शवाद और लोक कल्याणकारी को एक साथ पढ़ेंगे, बहुत छोटा छोटा है। इसके बाद हम लोग संप्रभुता के सिद्धांत को पढ़ेंगे
उसके बाद कानून, उसके बाद दंड, और इस दंड के बाद आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और टॉपिक समाप्त होने के बाद हम जो है प्रत्येक यूनिट के टॉपिक का क्वेश्चन बना के आपको फिर वीडियो देंगे। ठीक है, आपसे मेरी गुंजाइश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो देख कर नोट्स जरूर बनाइएगा। पहली बार नोट्स बनाने में आपको समय लगेगा, लेकिन एक बार आप अपनी वीडियो देख के नोट्स बना लिए और अपनी नोट्स को 1 से 2 बार पढ़ लिए, उसके बाद से अपनी नोट्स को धर लीजिए और केवल वीडियो 1 बार 2 बार सुन लीजिए, आपका पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। यह अनुसरण करेंगे तो आपको वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाई है आपके लिए लाभान्वित होगी और फलवान्वित होगी। ठीक है।